25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी के हाथों लोकतंत्र की हत्या हुई। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि जिस इंदिरा गांधी ने इस देश को परमाणु कार्यक्रम दिया, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 खंड किए, उस इंदिरा गांधी के सामने ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई। जानना तो यह भी जरूरी है कि इमरजेंसी में आरएसएस की भूमिका क्या रही। बीजेपी इमरजेंसी के जिन को इवेंट सरीखे क्यों प्रसारित कर रही है। 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस क्यों मना रही है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी पर दिया गया साक्षात्कार लाइव दिखाएंगे। तत्कालीन आईबी प्रमुख के हवाले से यह बताएंगे कि आरएसएस ने किस तरह से किया था इमरजेंसी का समर्थन और क्यों थी संजय गांधी से मिलने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। बात भारत के गृह मंत्री अमित शाह से शुरू करते हैं। संविधान हत्या दिवस के औचित्य पर उन्हीं से सुनते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव हैं। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित करते हैं। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए। और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। सुना आपने, जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, उनकी स्मृतियों में गहरे तक आपातकाल को प्रत्यारोपित करने के लिए संविधान हत्या दिवस का आयोजन जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आज का युवा भारत के परमाणु कार्यक्रम, इसरो, एम्स, डीआरडीओ जैसे कृत्य के बारे में क्यों नहीं जानना चाहेगा। इमरजेंसी को हत्या के रूप में क्यों समझना चाहेगा। तब भी
जबकि अब इंदिरा गांधी नहीं हैं। अपने होते हुए उन्होंने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी और देश ने माफ कर दिया। माफ नहीं किया होता तो इमरजेंसी के बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 542 में से 353 सीट नहीं मिलती। चुनाव परिणाम को सत्ता का प्रतिफल बताने वाली भाजपा 353 सीट को इंदिरा गांधी की सफलता और विपक्ष की असफलता क्यों नहीं मानती है? क्या अमित शाह जी ये बताएंगे कि मात्र कथा कहने के लिए यूपी में जब एक यादव के बाल कटवाए जाते हैं, उसके ऊपर मानव मूत्र का छिड़काव किया जाता है, उड़ीसा में गाय रखने के लिए 2 लोगों को कुत्ते की तरह गले में पट्टा बांधकर घसीटा जाता है, तो ये दृश्य आपातकाल में आते हैं या अमृतकाल में? हत्या दिवस के रूप में जिस इमरजेंसी को प्रसारित करने की बात अमित शाह कर रहे हैं, इंदिरा गांधी उस पर सफाई दे चुकी हैं। माफी मांगने के साथ बता चुकी हैं कि इमरजेंसी भारत में लोकतंत्र अनुशासन के लिए जरूरी था। उस समय का सिचुएशन भारतीय लोकतंत्र के विपरीत परिस्थितियों में जा रहा था। देश की एकता अखंडता खतरे में जा रही थी। इमरजेंसी से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ताकत मिली। यही नहीं, परिवार नियोजन के नाम पर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा किया गया। विपक्ष के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि अगर हम बैलेट से नहीं जीत सके तो हम बुलेट से जीतेंगे। इन्हें बाहरी ताकतों का समर्थन हासिल था। Why then was it necessary to imprison Mr. Morarji Desai, who then became Prime Minister of India? Was he an economic threat to the state? No, these were the people who were destroying democracy. Destroying democracy? Destroying democracy. How? Because, well, I'm sorry that you people have such short memories, but because they felt they could not win an election, they said we must take the battle to the streets. Mr. Morarji Desai is on record in an interview having said, we are going to surround the Prime Minister's house, we are going to surround Parliament, we will see that no business is done. That the Prime Minister cannot come out, nobody can go in. Another member of the opposition, now a minister, said that if we cannot win by the ballot, we shall win by the bullet. Somebody else incited the police and the army. That was J.P. Narang, who said disobey illegal orders. He said, why couldn't you have taken, why could I just ask you, why couldn't you have used the law that you already had available to you to arrest these people if they were breaking the law? I'm afraid, you see, India is not a small country like the UK. It is a very big country and very complex problems. And in the whole country, they had created an atmosphere of extreme indiscipline, so that somebody like Mr. Galbraith said it seems to be a functioning anarchy, but it was not functioning, it was becoming an non-functioning anarchy. And at that moment, if we had not stopped it, India would not have survived. बावजूद इसके इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी ने आपातकाल के लिए माफी मांगी। इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी ने भरी संसद में इमरजेंसी का जिक्र किया। 1975 में जो हुआ तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस अब बीजेपी की बेवजह की बयानबाजी से निपटना सीख चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब कदम कदम पर बीजेपी का जवाब देने लगे हैं। एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है,
डेथ बाय 1000 कट्स। रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की, कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती। नाटक नौटंकी से तो अब राजनीति भी नहीं चल सकती। लोग जागरूक हैं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। नाटक नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि जब संविधान की हत्या हो गई तो किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत मोदी जी प्रधानमंत्री बने? ये अमित शाह किसकी शपथ से गृह मंत्री बने? क्या कोई संविधान की हत्या कर सकता है? या अमृतकाल का मायने लोगों की समझ में नहीं आया तो आपातकाल में हत्या जोड़ सनसनी को अंजाम दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र, चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है? तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटा है, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन। सोच देखिए, जिस समय शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे थे कि लोग आपातकाल की यादें साझा करें। देश के लोग शुभांशु की यात्रा को क्यों नहीं देखें और साझा करें? क्या केवल इसलिए कि यह समूचा अंतरिक्ष अभियान उसी इंदिरा गांधी ने 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर शुरू किया। आज का युवा अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला के बजाय इमरजेंसी और हत्या के बारे में क्यों जानना चाहेगा? वह भी तब जबकि उसी इमरजेंसी को बीजेपी का मातृ संगठन आरएसएस ने न केवल समर्थन दे रखा था, बल्कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी से मिलने को आतुर था। देखिए आज तक। राजेश्वर ने यह भी खुलासा आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर किया। 1975 में राजेश्वर आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे और राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े मसले संभालते थे। You're saying the RSS supported the emergency? Correct. You're absolutely sure of this? Absolutely sure. The record there, I'm sure. Because today, the RSS behaves as if they were great opponents of the emergency. They were not. They were not. Because I remember, not only they were
supportive of this. They wanted to establish contact with, apart from Mrs. Gandhi, with Sanjay Gandhi also.